अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लाइव वेबसाइट को लोकल सर्वर पर किस तरीके से माइग्रेट किया जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर वेबसाइट वर्डप्रेस की है तो उसके लिए कुछ प्लगइन्स भी होते हैं, अगर जुमला है तो उसके लिए भी कुछ प्लगइन्स होते हैं। हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसको लोकल सर्वर पर किस तरह से लेकर आते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकल सर्वर से वेबसाइट को लाइव सर्वर पर किस तरीके से माइग्रेट करना है। ओके। तो शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर है डायरेक्ट एडमिन का कंट्रोल पैनल। डायरेक्ट एडमिन भी कंट्रोल पैनल की तरह का एक कंट्रोल पैनल है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी चेंज होती है, डिफरेंट होती है। और कुछ आने वाली वीडियोस में हम होस्टिंगर और साइट ग्राउंड की माइग्रेशन भी देखेंगे। सारे ऑप्शन सेम रहते हैं, स्टेप्स सेम रहते हैं, बस सिर्फ फंक्शनैलिटी थोड़ी सी चेंज होती है। तो सबसे पहले हम क्विकली सर्च कर लेते हैं फाइल मैनेजर। ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन हम सर्च बार से भी इसको सर्च कर सकते हैं। और ये अब मुझे लेके चला जाएगा इसके फाइल पाथ में, मेन पाथ में, जहाँ पर ये वेबसाइट अवेलेबल है पूरी। हम जाएंगे public_html। जितने भी लिनक्स के सर्वर होते हैं उनमें आपकी जो वेबसाइट होस्ट होती है वो public_html की डायरेक्टरी में होती है, अगर उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल प्रोवाइड किया गया है। अगर आपका सर्वर VPS या डेडिकेटेड सर्वर है और उस पर लिनक्स है तो उसमें फिर var/www/html या htdocs की डायरेक्टरी भी मिलती है। तो क्विकली हम public_html की डायरेक्टरी में जाते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक जिप करके रखी हुई है फाइल, तो इसको मैं क्विकली डिलीट कर देता हूँ और एक न्यू फाइल को हम क्रिएट करेंगे। जो कि जिप करेंगे, उस जिप फाइल को हम अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे और अपने सिस्टम में फिर उसका डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं क्विकली इसको जिप कर लेता हूँ, ऐड टू आर्काइव, और मुझे चाहिए ये सेम डायरेक्टरी में, और मुझे इसका नाम चाहिए अंडरस्कोर बैकअप, और मुझे चाहिए ये जिप फॉर्मेट। हम इसको कंप्रेस करते हैं। ये कंप्रेस होने में डिपेंड करता है सर्वर की स्पीड पर, कि सर्वर कितनी स्पीड से काम कर रहा है, तो उसी हिसाब से ये ज़िप करता है। और नॉर्मली वर्डप्रेस की वेबसाइट ज़िप होने में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती। अगर मैं आपको कंट्रोल पैनल और स्पेशली मैं अपने सर्वर की आपको एक वीडियो में ये सारी चीज़ें समझाऊँगा कि सर्वर की स्पीड कितना मैटर करती है। अभी ये जितना टाइम ले रही है, मे बी कि हमारे सर्वर पर, जो हमारा अपना क्लाउड सर्वर है, उस पर ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो ये इतने ज़िप हो रही है, तो मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करता हूँ और रिज्यूम बैक करूँगा जैसे ही ये ज़िप फाइल कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये हमारी फ़ाइल ज़िप हो चुकी है, और मैंने इसको यहाँ से राइट क्लिक करके डाउनलोड भी कर लिया, और ये मेरे पास डाउनलोड के फ़ोल्डर में अवेलेबल है। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ, क्योंकि एक्सट्रैक्शन भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उसके साथ साथ हम SQL का डेटा भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं क्विकली यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, test.website, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं अब करूँगा एक्सट्रैक्ट। इतने ये फ़ोल्डर में यहाँ पर मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो हम वापस चलते हैं डायरेक्ट एडमिन में, और डायरेक्ट एडमिन में हम जाएंगे अब SQL के PHP माई एडमिन में। तो मैं इसको क्विकली रिफ्रेश कर लेता हूँ होम पेज पे आने के लिए, और यहाँ पर भी हमारे पास वही ऑप्शन नज़र आने वाले हैं जो प्रीवियसली नज़र आ रहे थे। हम मैनुअल भी सर्च कर सकते हैं PHP माई एडमिन, और यहाँ सर्च क्राइटेरिया से भी हम सर्च कर सकते हैं। तो PHP माई एडमिन का ऑप्शन आपको मिलेगा। एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर
तो हम यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। और मेरी प्रैक्टिस रहती है कि मैं, क्योंकि जब आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है तो आप चीज़ों को सर्च करके उनकी डायरेक्टरी में, स्पेसिफिक डायरेक्टरी में जाने लगते हो। तो मैं PHP माई एडमिन में यहाँ से चला जाता हूँ और यहाँ से मुझे पता होना चाहिए कि ये कौन सा डेटाबेस है। तो चूँकि मेरे पास यहाँ पर एक ही डेटाबेस है और इसके आगे वेबसाइट भी लिखा हुआ है, तो ये श्योर है कि ये इसी वेबसाइट का बैकअप है। लेकिन अगर हमें फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, एक से ज़्यादा डेटाबेस हो, तो हम उसको किस तरीके से पता लगा सकते हैं। उसके लिए हम अगर फाइल मैनेजर में हैं, फाइल मैनेजर में हमें public_html की डायरेक्टरी में जाना होगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि सर्वर की कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, सर्वर की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि सर्वर की स्पीड कैसी है, उसी तरीके से रिस्पांस मिलता है। प्लस इसके बाद आपकी इंटरनेट सर्विस की स्पीड भी मैटर करती है कि आपके इंटरनेट की सर्विस की स्पीड कैसी है। तो जब हम public_html की डायरेक्टरी में आएंगे तो मेन रूट पर हमें एक फ़ाइल मिलती है wp-config, और इसको हम राइट क्लिक करके ओपन करते हैं एडिट मोड में। और यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इसका डेटाबेस का नाम क्या है। मैं बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन कर गया था, ये इस डेटाबेस का नाम है। और यहीं पर हमारे पास वो डेटाबेस आ रहा था जहाँ पर हम क्लिक करें, ये डेटाबेस का नाम है। और यहीं पर हम क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम मेन डायरेक्टरी में हैं, तो हमें जाना होगा डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली एक्सपोर्ट करना होगा। अच्छा, ये इसी तरह से है कि आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, ये सेम उसी तरीके से काम चलता है। लेकिन जब वेबसाइट होती है किसी CMS पर, हमारे केस में वो वर्डप्रेस है, वो जुमला भी हो सकता है, वो मजेंटो भी हो सकता है, वो कोई और CMS भी हो सकता है। तो CMS की कॉन्फ़िगरेशन कुछ करनी होती है, उसके पाथ वगैरह डिफ़ाइन करने होते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब चूँकि मैं यहाँ पर डाउनलोड के फ़ोल्डर में आ रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से डाउनलोड के फ़ोल्डर में ना रखूँ इसको, और यहाँ से मैं मैनुअली फ़ोल्डर भी सिलेक्ट ना करूँ। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस वेबसाइट के लिंक को, जो हमारा ये पाथ है लोकल डायरेक्टरी का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इंटर करूँगा तो मैं सेम डायरेक्टरी में आ जाऊँगा। अब मुझे पता है कि ये डेटाबेस यहीं पर प्लेस होने वाला है जैसे ही ये एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन इशू है अभी, तो मैं इसको क्विकली डाउनलोड करके आता हूँ और हमारी फ़ाइल भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, इतने बल्कि हो चुकी है। मैं क्विकली इसको डाउनलोड करता हूँ और वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो ये हमारा डेटाबेस यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं कि ये हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्टरी में भी अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, ये हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्टरी में भी अवेलेबल है सेम नाम से। अब क्विकली हम कोशिश करेंगे इसको कॉन्फ़िगर करने की अपनी लोकल मशीन में। और हम इस वक्त लोकल मशीन में जो इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं वो वैम सर्वर का है। जैम पर भी सेम स्टेप होंगे, मैम पर भी सेम स्टेप होंगे। अगर आप अलग अलग पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं तो सब पर सेम स्टेप होने वाले हैं। तो क्विकली मैं इस वेबसाइट को एक वर्चुअल होस्ट भी बना लेता हूँ और इस वर्चुअल होस्ट के अंदर मैं PHP एडमिन के थ्रू एक्सेस करूँगा और डेटाबेस को इंपोर्ट करूँगा। तो क्विकली मैं यहाँ पर वर्चुअल होस्ट बना लेता हूँ। वर्चुअल होस्ट की वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है जब हम वैम सर्वर इंस्टॉल कर रहे थे कि वर्चुअल मशीन में वर्चुअल होस्ट किस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर भी उसको एक दफ़ा आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नीचे वाले बॉक्स में हमें यहाँ लोकल डायरेक्टरी में पाथ देना होता है, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है। और इसी तरह से हमें ये स्लैशेस देने होते हैं, जो बैकस्लैश जहाँ भी है उसको फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करना होता है। और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट का नाम देते हैं, जो भी हम वेबसाइट का नाम देना चाहते हैं। हमारे केस में इस वेबसाइट का नाम होने वाला है test.website, लेकिन मे भी कि ये इंटरनेट पर अवेलेबल हो। अगर ये वेबसाइट इंटरनेट पर अवेलेबल भी है तो भी हम इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ google.com, तो ये मेरी लोकल मशीन पर भी अवेलेबल रहेगी, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, IP की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज करनी होंगी, होस्ट फाइल में चेंजेस करनी होगी। तो मैं ऐसा नाम लेता हूँ जो TLD अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली प्रैक्टिस भी यही रहती है कि हम TLD वही रखें। TLD टॉप लेवल डोमेन क्या होता है कि जो भी हम
एक डोमेन एक्सटेंशन तो बताते हैं .com, तो ये टॉप लेवल डोमेन है। उसके आगे फिर .co भी लग जाता है, .pk भी लग जाता है, .co.uk भी लग जाता है, तो ये सेकेंड लेवल डोमेन आ जाते हैं। तो हम क्विकली इसको समझ लेते हैं, हमने समझ लिया, और यहाँ पर हम एक अपना डोमेन क्रिएट करते हैं जो कि सिर्फ इसी लोकल मशीन के लिए होगा, ओवर द इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं test.localhost। अब चूँकि लोकल होस्ट किसी भी तरह का कोई TLD नहीं है, मे बी आइंदा आने वाले दिनों में हो, लेकिन करंटली जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त ये अवेलेबल नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो हम इसको कर लेते हैं test.localhost। और इसके लिए अब मुझे अपना वेब सर्वर रीस्टार्ट करना होगा। तो मैं क्विकली वेब सर्वर रीस्टार्ट करता हूँ और वीडियो को वहीं से रिज्यूम करूँगा। उसके बाद हम डेटाबेस को इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा वेब सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है। क्विकली इस URL को हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और ये हमें देगा डेटाबेस का एरर, क्योंकि अभी तक हमने डेटाबेस को ना ही इंपोर्ट किया है और ना ही कॉन्फ़िगर किया है। तो क्विकली हमें सबसे पहले एक डेटाबेस चाहिए इंपोर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्विकली टाइप कर लेता हूँ phpMyAdmin, और इस डेटाबेस का नाम मैं क्या रखने वाला हूँ वो मैं टेस्ट ही रखूँगा ताकि चीज़ें रिलेवेंट हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाई जा रही है और मैंने किसी भी तरह का कोई बैकअप इस लोकल मशीन में नहीं रखना है। तो मैं इसको टेस्ट ही नाम दे दूंगा और इसको फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद डिलीट भी कर दूंगा। तो ये phpMyAdmin इसमें हमारा यहाँ पर ओपन हो रहा है। हम क्विकली अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर कॉन्फ़िग की जो फाइल है उसको हमें एडिट करना होगा। अब क्योंकि ये डेटाबेस का नाम है, यहाँ पर डेटाबेस का यूज़र है और यहाँ पर इसका पासवर्ड है। तो मेरा डेटाबेस का नाम मैं रखने वाला हूँ टेस्ट_, बल्कि मैं इसको नाम रखूँगा clients_test। और इसका यूज़र, क्योंकि मेरा यूज़र मेन रूट ही है और मैं कोई पासवर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ लोकल मशीन पे, और ये हमेशा रिकमेंडेड रहता है लोकल मशीन पर कोई पासवर्ड ना भी हो तो बेहतर है, ताकि बार बार आपको इस फील्ड को एडिट ना करना पड़े। एक ही फील्ड है लेकिन जितना भी पॉसिबल हो सकता है एज बीइंग डेवलपर हम कोशिश करते हैं कि अपना एक एक सेकंड भी बचाएं। तो डेटाबेस के अंदर DB_नेम में मैंने यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिख दिया, DB_यूज़र में मैंने डेटाबेस का यूज़र लिख दिया जो उसके साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर उसका पासवर्ड आएगा। इन केस मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक कर रहा हूँ। अगर आपके केस में पासवर्ड है तो आप यहाँ पर पासवर्ड इंसर्ट करेंगे। और ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। क्लाइंट्स के फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए, नहीं अभी तो हम phpMyAdmin में गए, हमें डेटाबेस बनाना होगा। डेटाबेस का नाम तो हमने यहाँ रखा है, तो मैं इसको यहाँ से क्विकली कॉपी कर लेता हूँ और डेटाबेस में जाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ clients_test, और इसका मैं कॉलेशन कुछ भी नहीं देता हूँ, जो भी डिफ़ॉल्ट कॉलेशन होगा मेरे सिस्टम का वो आ जाएगा। तो ये मेरा डेटाबेस आ गया आपके पास। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ से इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के लिए फिर वही मैं आपको बताऊँगा कि अगर मैं यहाँ से फ़ाइल चूज़ करता हूँ तो ये मुझे अपनी किसी एक डायरेक्टरी में लेके जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं टाइम को बचाने के लिए यहीं से इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, चूज़ फाइल करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ, और ये मेरा डेटाबेस ऑटोमेटिक आ गया। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि हम कोशिश करते हैं हर तरह से कि जिस तरह भी हो सके, जिस तरह भी पॉसिबल हो सके, हम अपना हर एक सेकंड बचा सकें ताकि उस बचे हुए सेकंड को हम कहीं और इस्तेमाल कर सकें। ये डेटाबेस अभी हमारा इंपोर्ट हो रहा है और यहाँ पर हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। ऊपर की तरफ जब आप ये लाइव सर्वर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कॉन्स्टेंट भी डिफ़ाइन करने होते हैं इन केस अगर URL सही नहीं चलते तो मैं क्विकली यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरा डेटाबेस इंपोर्ट हो रहा है, और मैं यहाँ पर ये भी देख लेता हूँ कि क्या ये वेबसाइट अवेलेबल है, और जिस तरह से अवेलेबल है उसी तरह से मुझे लोकल सर्वर पे भी दिखनी चाहिए। ये मेरे एक कस्टमर हैं बेसिकली व्हीलिंग सॉल्यूशंस, और इनकी वेबसाइट हम रीवैम्प कर रहे हैं। सेम डिज़ाइन रखना था, इनकी रिक्वायरमेंट थी सेम डिज़ाइन रखना था,
लेकिन जो इनकी फंक्शनैलिटी है वर्डप्रेस की बैक एंड की वो थोड़ी सी चेंज करनी है, तो वो हमने चेंज की है। और सारा फ्रंट एंड का डिज़ाइन इसी तरह नज़र आने वाला है आपको लोकल होस्ट में भी। तो चूँकि अभी इनकी वेबसाइट अपलोड भी होनी बाकी है, तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ताकि आप दोनों प्रोसेस देख सकें। अच्छा जी, यहाँ पर डेटाबेस हमारा आ चुका है, और अब इस डेटाबेस को हमने कनेक्ट करना है अपनी इस वेबसाइट के साथ, जो कि मैं अगर इसको ओपन करूँगा ना यहाँ पर, तो ये हमें देगा कुछ एरर्स, क्योंकि यूआरएल इसका अपडेट नहीं है। ये बता रहा है कि एरर इस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन अपडेट नहीं है। चूँकि मैंने फ़ाइल को सेव नहीं किया था, अब मैं यहाँ पर फ़ाइल को सेव करता हूँ और मैं फिर इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ, क्योंकि मेरा लोकल है और ये लाइव है। मैं दोनों टैब इसलिए ओपन किए मैं आपके सामने, ताकि आपको दिखा सकूँ कि एग्जैक्ट चीज़ आई है हमारे पास लोकल सर्वर पर भी। तो इसको मैं उठा के ज़रा से यहाँ रख देता हूँ, ताकि चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएँ नेविगेट करने में। और ये मुझे अभी कुछ एरर्स देगा, क्योंकि मैंने इसका जो कुछ यूआरएल पाथ्स हैं वो चेंज नहीं किए हैं। तो उसके लिए मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है अपने पास, तो मैं उसे एक फ़ाइल में चेंजेस करता हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ें क्विकली मेरे लिए अवेलेबल हो जाती हैं। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ और वीडियो को थोड़ी देर में रिज्यूम करता हूँ इस फाइल को ओपन करने के बाद। अच्छा जी, तो वो फाइल मैं ओपन कर चुका हूँ अपने सब लाइन में, और यहाँ पर मैं दोबारा से आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये मेरी उर्दू आ गई है, test.localhost। अब जब भी मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि .com पर अवेलेबल है। अब इस एरर को हमें किस तरह से रिजॉल्व करना है, मैं आपको यहाँ पर ये बात मेंशन करता हूँ कि अब चूँकि हम एक दफ़ा ये ओपन कर चुके हैं, और अगर हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या कोई ऐसा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं जो कैशे क्रिएट करता है हर एक वेबसाइट का जो हम विज़िट करते हैं, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसको फिक्स कर दूंगा। जब भी ये फिक्स नहीं होगा मुझे एक ट्रिक करनी पड़ेगी, उसके बाद ये हमारे लोकल सर्वर पर या लाइव सर्वर पर ओपन होगा। तो क्विकली इसको फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस में आते हैं और डेटाबेस में चेक करते हैं कि हमारे पास ऐसी क्यूरीज अवेलेबल हैं जो इसको लेके जा रही हैं इसकी ओरिजिनल डोमेन पर। तो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करके रखी हुई है जिसमें मैं रिप्लेसमेंट चलाता हूँ और सारी जगह पर रिप्लेसमेंट हो जाती है। तो ये काम किस तरीके से चलती है तो करती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका यूआरएल चेंज करते हैं डेटाबेस की फील्ड्स के अंदर। अच्छा, हमारी ओल्ड वेबसाइट की फील्ड की जगह पर हमने इसको रिप्लेस करना है, और इसको हमने रिप्लेस करना है इस नाम के साथ। ये हमारी ओल्ड फील्ड है जो डेटाबेस में अवेलेबल है, और डेटाबेस में ये फील्ड इसी नाम से अवेलेबल है। करंटली जो कि मैं वेबसाइट हूँ, मेरी वेबसाइट है https://v-linksolutions.com, और ये डेटाबेस के पोस्ट मेटा टेबल WP पोस्ट और WP ऑप्शन के अंदर अवेलेबल हो सकती है। अब मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ पर ये है, तो हमने मैनुअल से बचना है और थोड़ा सा ऑटोमेटिक की तरफ जाना है काम को। तो ये डेटाबेस एक क्यूरी बनी हुई है मेरे पास, मैं इसको रन करूँगा। इसको मैं करूँगा रिप्लेस ऑल। याद रखिए अगर एंड में स्लैश है आपके पास तो इसको आपने रिमूव करना है यूआरएल में। मैं इसको करता हूँ रिप्लेस ऑल, और मेरे पास ये रिप्लेस हो चुका है सारे डेटाबेस में। लेकिन अभी मैं इसको क्यूरी चलाऊँगा, ये मैं सिर्फ फाइल को अपने लिए अपडेट कर रहा हूँ। और मेरी जो न्यू वेबसाइट है उसका पाथ है ये test.localhost, और ये हमें test.localhost पर ही खोलनी है। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+H सबलाइन में टैब दबाऊंगा, सेलेक्ट ऑल करूंगा, पेस्ट करूंगा और एंड का स्लैश रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये स्लैश हमें जो ट्रेलिंग स्लैश कहलाता है इसको रिमूव करना है। ट्रेलिंग स्लैश वर्डप्रेस ऑटोमेटिक हैंडल करता है। तो मैं इसको रिप्लेस ऑल कर देता हूँ और ये सारी जगह पर रिप्लेस हो गया। अब आपको ये दो डिफाइंड कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ कि इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ये डेटाबेस की क्यूरी नहीं है, डेटाबेस की क्यूरी सिर्फ ये पार्ट है। तो मैं क्विकली इसको कॉपी कर लेता हूँ, वर्डप्रेस के PHP माई एडमिन के SQL क्यूरी के बॉक्स में आता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको करूँगा पेस्ट। याद रखिए मेरा डेटाबेस सिलेक्टेड है, उसके बाद मैं SQL में गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये क्यूरी सबमिट की। क्यूरी सबमिट करने से पहले मैं इसको सिमुलेट करूँगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी रॉज अफेक्ट होंगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि WP ऑप्शन में भी ये अवेलेबल है, ये वाला पार्ट,
ऑलरेडी, तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ जो कि 1 रॉ मैच कर रहा है। उसके बाद मेरे पास एक दूसरा टेबल है WP पोस्ट का, जिसके अंदर कोई रॉ अफेक्ट नहीं होगी, और WP अंडरस्कोर पोस्ट मेटा के अंदर भी कोई रॉ अफेक्ट नहीं होगी। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं इसको करूँगा गो, ताकि ये मेरी क्यूरी को रिप्लेस कर दे। अब यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि 0 रॉ अफेक्टेड, 0 रॉ अफेक्टेड, 0 रॉ अफेक्टेड अंडर दीज टेबल्स। तो WP ऑप्शन में भी कोई अफेक्ट नहीं हुआ, पोस्ट में भी नहीं हुआ, पोस्ट मेटा में भी नहीं हुआ। इन केस अगर इस तरीके से एरर्स मिलते हैं आपको, ये बेसिकली एरर ही है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका भी होता है कि हम मैन्युअली WP ऑप्शन के टेबल में जाएं। याद रखिए मेरा डेटाबेस सिलेक्टेड है, जो कि क्लाइंट टेस्ट है हमारे इस केस में, और उसके बाद मैं जाऊंगा WP ऑप्शन में, क्योंकि मुझे ऑप्शन में एक नज़र आया था कि एक रॉ अफेक्ट होनी है। और ये देखिए, ये वो चीज़, ये वो लिंक है जो कि रीडायरेक्ट कर रहा है ओरिजिनल वेबसाइट पर। जब हम माइग्रेट करते हैं लोकल टू लाइव या लाइव टू लोकल, तो हमें इस URL को लाजमी चेंज करना होता है। इन केस अगर हम एलिमेंटर भी यूज़ कर रहे हैं, तो एलिमेंटर में भी एक ऑप्शन होता है कि वहाँ से हमें URL की रिप्लेसमेंट चलानी पड़ती है। तो मैं क्विकली इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और WP ऑप्शन की वैल्यू में आता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये एडिट मोड पे आ जाएगा। सिलेक्ट ऑल, Ctrl+V, Command+V फॉर मैक यूज़र्स। इसको हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और मैं इसको दोबारा से जो साइट ऑप्शन, हमारा एक साइट URL हम चेंज कर चुके हैं। अब हमने ऑप्शन नेम जो साइट होम है, याद रखिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन है WP ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन नेम इज इक्वल टू होम और ऑप्शन नेम इज इक्वल टू साइट URL। तो ये वही दोनों चीज़ें हैं जो हमने रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पर भी इसको रिप्लेस करते थे, और मैं यहाँ पर इसको एंटर भी करके अपडेट करवा सकता हूँ। अब मैं इस वेबसाइट को विजिट करके देखता हूँ क्या ये मुझे अभी भी रीडायरेक्ट कर रहा है, और मे बी कि ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये क्रोम कैशे की वजह से इसको रीडायरेक्ट कर रहा है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, 2-3 क्वेश्चन मार्क लगा के चेक करता हूँ कि आया ये रीडायरेक्ट कर रहा है अभी भी या नहीं। ये अभी भी रीडायरेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर 2 कांस्टेंट भी अवेलेबल है हमारे पास, कि हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट कहीं और रीडायरेक्ट हो, और जब भी हम माइग्रेट करते हैं तो कुछ दिनों के लिए हमें ये कांस्टेंट डिफाइन करना चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में से है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, WP कॉन्फ़िग फाइल में बिल्कुल टॉप पर जहाँ पर PHP का कोड ओपन होता है, कमेंट से भी पहले मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर देता हूँ और फाइल को कर देता हूँ सेव। अब दोबारा से मैं जाता हूँ test.localhost और दोबारा से ज़रा 5-6 क्वेश्चन मार्क लगा के खोलता हूँ कि ये मुझे अभी भी रीडायरेक्ट कर रहा है। नहीं, ये मुझे अब रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, और मेरे पास एग्जैक्ट सेम रेप्लिकेट वेबसाइट अपडेट हो चुकी है लोकल सर्वर पर। मैं क्विकली चेक कर लेता हूँ कि इसके सारे इनर पेजेस भी वर्किंग में है। अबाउट अस में जाता हूँ तो मेरा URL test.localhost ही होना चाहिए, और ये लाइव है तो लाइव में जाता हूँ अबाउट अस में, तो ये मेरा URL इसका एग्जैक्ट रहेगा, और सेम पैटर्न मुझे सारे पेजेस पर नज़र आ रहा है। क्विकली मैं देख लेता हूँ सर्विसेज में जाके, यहाँ भी मैं सर्विसेज में जाके देख लेता हूँ कि सारी चीज़ें सेम है। जी बिल्कुल, सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम है मेरे पास, एग्जैक्ट चीज़ आ रही है। तो ये थी हमारी माइग्रेशन वेब सर्वर की लाइव वेबसाइट की लोकल होस्ट में, कि लोकल होस्ट में किस तरीके से वेबसाइट को अपडेट किया जाता है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि एक लोकल टू लाइव की भी बना दूं वीडियो इसी वेबसाइट को जब हम अपडेट करने जाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन सेम ही रहेगा, सिर्फ इनर फंक्शनलिटी चेंज है या कुछ भी होता है XYZ। आप लोकल मशीन से लाइव सर्वर की तरफ अगर वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हैं तो उसका भी सेम प्रोसेस होगा, सेम चीज़ें होंगी। डिपेंड करता है सिर्फ कंट्रोल पैनल पर, कि कंट्रोल पैनल में फ़ाइल को कहाँ से जाके एडिट करना है, डेटाबेस में कहाँ से जाके PHP माई एडमिन को एक्सेस करना है। बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, बाकी स्टेप सेम ही रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन केस अगर आपकी कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक और शेयर लाजमी करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।